तो आज पढ़ने वाले हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ में के बीच में एक फॉर्मूला था जिसको हम लोग बोलते थे रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। इसको हम ही प्रूव करने जा रहे हैं बेटा। अभी मान लो ये आपका प्रिंसिपल एक्सिस है। हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं अभी। तो हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस को लिया। इस प्रिंसिपल एक्सिस में हमने इस पॉइंट को सेंटर ऑफ कर्वेचर बोला और यहाँ पे एफ बोला। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, अगर मैं यहाँ पे कोई रेज भेज दूँ, जैसे कि तो इसको मैं दो तरीके से प्रूव करूँगा। एक जो जेन्युइन मेथड है और दूसरा क्योंकि हम पैरेक्सियल रेस पढ़ ही रहे हैं तो पैरेक्सियल के रेस्पेक्ट में थोड़ा सा विदाउट यूजिंग एनी ज्योमेट्री में आपको कन्विंस करने की कोशिश करूंगा कि रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू 2 टाइम्स द फोकल लेंथ होता है। सपोज इंसिडेंट रे से टकराए, हम सब जानते हैं बेटा, अगर इंसिडेंट रे से टकराते हैं तो यहाँ पे हम हमेशा नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, बराबर। तो यहाँ पे जो भी एंगल बनेगा थीटा, उस थीटा एंगल से रिफ्लेक्ट होगा। लेकिन हम जानते हैं ऑलरेडी, क्योंकि हमने रेस को ही पैरेक्सियल मान रखा है, तो इसका मतलब ये जो रिफ्लेक्टेड रे होगा वो फोकस से पास होगा। लेकिन एक चीज़ कन्फर्म है, अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। और ये एंगल थीटा, तो यहाँ तो हमें जेड बनता हुआ भी दिख रहा है, ये तो नॉर्मल था हमारा, ये थीटा, तो इस जेड में ये एंगल भी थीटा हो जाएगा। दिख रहा है बेटा, ये जेड की बात कर रहा हूँ मैं, अल्टरनेट एंगल्स। क्योंकि हमने पैरेलल रेस को कंसीडर किया, तो यहाँ पे जो भी एंगल ऑफ इंसिडेंस थीटा है यहाँ पे, ये तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है, और यही एंगल यहाँ पे भी क्रिएट होगा। दिस टू एंगल्स आर अल्टरनेट एंगल्स। यूजिंग ज्योमेट्री दिस टू एंगल्स आर गोइंग टू बी इक्वल। बेटा याद रखना, पोल से लेके फोकस तक का जो दूरी होता है उसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। यहाँ पे हमने कुछ अजम्पशन ले रखा है। अजम्पशन ये है, क्योंकि हमने रेस को पैरेक्सियल कंसीडर किया है। क्या कंसीडर किया बेटा? पैरेक्सियल। तो ये जो गैप है ना, ये विड्थ भी बहुत कम होगा, ये आर्क लेंथ बहुत छोटा मान रखा है हमने। मान लो ये कोई आर्क लेंथ है, इस आर्क लेंथ में हमने सेंटर की बात नहीं कर रहे, कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया। ये एफ इस कर्वेचर का सेंटर नहीं है, सेंटर सी है। अब मान लो इस एफ पॉइंट से मैं ये वाला दूरी मेजर कर रहा हूँ पी, और ये वाला दूरी मेजर कर रहा हूँ क्यू। ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में गैप है, ये ज़्यादा होगा, ये कम होगा। क्योंकि ये आर्क मैंने बहुत बड़ा ले लिया, इसलिए इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है। ओके बेटा, कल को अगर ये आर्क को थोड़ा और छोटा कर दो, यानी कि ये रे को मान लो यहाँ टकराया, अब इन दोनों के बीच में थोड़ा गैप और कम हो गया। करी मैं पॉइंट? इसको और कम कर दूँ तो इनके बीच में थोड़ा सा गैप और कम हो जाएगा। इसे कम करते करते, क्योंकि हम पैरेक्सियल रेस की बात कर रहे हैं, ये तो जूम करके दिखाया गया है आपको समझाने के लिए, इतना भी विड्थ नहीं होता इसका। तो हम पैरेक्सियल रेस की बात कर रहे हैं, तो ये आर्क बहुत ही छोटा हो जाएगा। आप समझ रहे हो बेटा, ये आर्क जितना छोटा होता जा रहा है, ये लेंथ और ये लेंथ, ये जो लेंथ है ना, इसकी बराबर होने की टेंडेंसी रख रहा है। देख रहे हो बेटा, इसका वैल्यू और घट गया और घट गया। जैसे आर्क को मैंने बहुत छोटा कर दिया, छोटे आर्क के रेस्पेक्ट में इन दोनों का लेंथ लगभग बराबर हो जाएगा। मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, एफ से पी पॉइंट का दूरी और एफ से कुछ आर पॉइंट का दूरी दोनों सेम हो जाएंगे बेटा, लगभग। अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं यहाँ पे, तो अप्रोक्सीमेटली ये भी एफ के ही बराबर होगा। तो ये एफ है तो ये एफ हो गया। और ये कौन सा ट्रायंगल है? दिस इज गोइंग टू बी एन आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर ये आइसोस्केलस ट्रायंगल है तो थीटा और थीटा के रेस्पेक्ट में जो भी साइड्स बन रहे हैं उनका लेंथ भी इक्वल होगा। इसका मतलब ये जो लेंथ है वो भी एफ के बराबर होगा, और ये लेंथ तो एफ के बराबर था। मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ, ये एफ है तो ये एफ है, और ये एफ है तो ये भी एफ है। लेकिन सी से लेके पी का जो दूरी होता है ना, उसको हम लोग रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? रेडियस ऑफ कर्वेचर। साफ साफ दिख रहा है, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 टाइम्स फोकल लेंथ के बराबर आ रहा है। तो आंसर इज गोइंग टू बी 2f। बट रिमेंबर, यहाँ पे जो भी हमने अप्रोक्सीमेशन लगाया बेटा, ये अप्रोक्सीमेशन इज वैलिड ओनली फॉर द पैरेक्सियल रेज। तो व्हाट हैपेंस इफ द रेज आर गोइंग टू बी मार्जिनल? अंडर दैट सिचुएशन ये दोनों में इक्वालिटी नहीं होगा। तो ये दोनों में इक्वालिटी एफ के बराबर ये नहीं होगा, ये तो इसके इक्वल होगा लेकिन ये एफ के बराबर नहीं होगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो रेडियस ऑफ कर्वेचर इज गोइंग टू बी 2 टाइम्स द फोकल लेंथ। ये तो बेटा सिंपल ज्योमेट्री है, मेरे इंटरप्रिटेशन से मैं आपको बताया। अदरवाइज हमारे पास कोई तरीका है क्या मैथमेटिकली एकदम स्टैंडर्ड रिजल्ट को डिराइव करते हैं, जो कि बुक्स में दिया जाता है वो मेरिट मेथड्स? तो एक बार ज्योमेट्रिक मेथड से हम लोग करते हैं यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। ओके, लेट अस
नोट इट डाउन। हमने क्या किया, एक मिरर कंसिडर किया यहाँ पे। जानते बेटा हम कनकेव मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे पहले। तो ये हो गया मेरे लिए कनकेव मिरर, और ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। बात वही है, लेकिन अब की बार मैं बोल रहा हूँ कोई भी एक रे भेजता हूँ जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। मैं अभी नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने भेजा है पैराक्सियल रेज, हो सकता है कोई भी रे, मार्जिनल भी हो सकता है। तो लेट अस चूज एनी रैंडम रे। इंसिडेंट रे को मैंने क्या किया बेटा, यहाँ पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर दिया, बराबर। अगेन वही बात है, जहाँ पे टकराया वहाँ पे हमें क्या ड्रॉ करना पड़ेगा, एक नॉर्मल ड्रॉ करना पड़ेगा। तो मुझे रिफ्लेक्टेड रे कुछ यूँ नज़र आएगा बेटा। अब की बार मैं नहीं बोल सकता हूँ कि फोकस से जाएगा, क्योंकि रे के बारे में कोई कन्फर्मेशन नहीं दिया आपको मैं। अगर मैं बोलते पैराक्सियल रे तो कब कन्फर्म है कहाँ से जाता, एफ से जाता। लेकिन अब तो मैं पैराक्सियल रेस की बात नहीं कर रहा हूँ, रैंडमली कोई भी रेस की बात कर रहा हूँ। तो इस सिचुएशन में यहाँ पे जो भी पॉइंट होगा उस पॉइंट को वैसे ही मान लो। इस पॉइंट को अभी हमने एफ ही मान रखा है। क्या मान रखा है बेटा, एफ। तो इस रे के रेस्पेक्ट में पी से लेके इस पॉइंट का दूरी को हम लोग अभी के लिए फोकल लेंथ बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, फोकल लेंथ। तो लेट दिस बी एफ। हम जानना चाहते हैं इस एफ का वैल्यू कितना है। अब एक बात बताओ, मिरर में कौन सा ज्योमेट्री है जो मेजर कर सकते हैं। कोई भी मिरर आपको दे दिया गया तो उस मिरर का एक ज्योमेट्री होता है। उस ज्योमेट्री का एक ही वेरिएबल है जिसको आप मेजर कर सकते हो, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। मिरर आपको मिला है, इस मिरर का आउटलाइन ड्रॉ करना, उसका स्फीयर या सर्कुलर पार्ट को कंप्लीट कर दो, आपको एक सेंटर मिल जाएगा। उस सेंटर से पोल का दूरी आप मेजर कर सकते हो, उसी को बुलाते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो आवर इंटेंशन इज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फोकल लेंथ इन टर्म्स ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, रेडियस ऑफ कर्वेचर की बात करें तो कंफर्म है, कुछ भी हो जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसी भी पॉइंट का दूरी, तो ये दूरी हमने मेजर किया, इस पॉइंट को एफ नाम दिया तो इस पॉइंट को कुछ एम नाम दे देते हैं, तो ये वैल्यू हमेशा आर के बराबर होगा। कैसे बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई भी पॉइंट का दूरी अगर मिरर के ऊपर मेजर कर रहे हो तो ये आर के बराबर होगा। तो सी पी भी तो आर है, बिल्कुल सी पी भी आर है। तो सी से लेके ये पॉइंट का दूरी अगर मेजर करोगे तो ये आर होगा। कितना होगा, आर। इसका मतलब इस आर में से अगर इस दूरी को मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे फोकल लेंथ मिल जाएगा। लेकिन ये दूरी ऐसे सी एफ करके माइनस नहीं करना है, क्योंकि हमें एक ही ज्योमेट्री पता है, दैट इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। ओके, दूसरा चीज़ बेटा, इंसिडेंट रे के रेस्पेक्ट में जो मेजर करते हैं दैट इज एंगल इज थीटा। तो हम थीटा को यहाँ पे काम में लेंगे। ये थीटा तो अगेन वही बात है, तो ये भी थीटा हो जाएगा फॉर अल्टरनेट एंगल्स। अब इस ट्रायंगल को थोड़ा सा मैं यहाँ आके ड्रॉ करता हूँ। उससे पहले आपको छोटी सी बात बताता हूँ बेटा, आइसोस्केलस ट्रायंगल क्या होता है। सब जानते हो आइसोस्केलस ट्रायंगल्स, हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं बेटा इसको। अगर कोई ए बी सी आइसोस्केलस ट्रायंगल है, इनका दो साइड इक्वल होगा। दो साइड इक्वल होगा कैसे पता चलेगा, अगर दो एंगल इक्वल है तब भी दो साइड इक्वल होंगे, या फिर दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल होंगे। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट एंगल की बात कर रहे हैं। इसको बोला जाता है वर्टेक्स। जो इक्वल साइड्स का कॉमन पॉइंट होता है उसको वर्टेक्स बोला जाता है। अगर इस वर्टेक्स से मैं अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दूँ यूँ 90 डिग्री पे, ये कन्फर्म है इस बेस को बाइसेट करेगा। फिर से बोलो बेटा, मैंने क्या बोला, अगर इस वर्टेक्स से ऑपोजिट साइड पे मैं परपेंडिकुलर डालूंगा यूजिंग ट्राइंगल कन्ग्रुएंसी, वी कैन प्रूव दैट दिस टू ट्राइंगल आर कन्ग्रुएंट। और ये ट्राइंगल्स कन्ग्रुएंट होंगे तो दिस साइड इज गोइंग टू बी इक्वल टू दिस साइड। बात यहाँ पे भी वही हो रहा है। देखो बेटा, ये एक आइसोस्केलस ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल को हमने ऐसे ड्रॉ कर लिया। बताओ यहाँ पे कौन सा पॉइंट है, यहाँ पे एफ है, यहाँ पे सी है, और यहाँ पे एम है। इस पॉइंट से अगर मैं एक परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप कर दूँ, पहले तो ये आर था, तो ये हो जाएगा r/2 और ये हो जाएगा r/2। परपेंडिकुलर ड्रॉप किया मतलब ये एंगल कितना डिग्री, 90 डिग्री। ये एंगल यहाँ पे कितना दे रखा है बेटा, थीटा। ये एंगल भी थीटा। हमें बस सी से लेके एफ को आर के लैंग्वेज में लिखना है। सी से लेके एफ को आर के लैंग्वेज में लिखना है। दिख रहा है बेटा। अब आर के लैंग्वेज में लिखना है तो थीटा काम में लेंगे यूजिंग ट्रिगोनोमेट्री। थीटा के बिल्कुल सामने वाला साइड होता है परपेंडिकुलर, थीटा का 90 के सामने वाला साइड होता है हाइपोटेन्यूस, और थीटा का बगल में जो साइड बच गया उसको बोलेंगे बेस। क्योंकि हमें आर के लैंग्वेज में लिखना है तो ये लेंथ को यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि बेस को यूज़ करना पड़ेगा। और सी एफ को लिख रहे हैं तो हाइपोटेन्यूस को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसे कोई टी रेशियो है जो बेस एंड हाइपोटेन्यूस के बीच में रिलेशन लाता है, यस सर, दैट इज cos थीटा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर cos थीटा, वी राइट इट एज b/h,
b/2 बोले तो b बोले तो यहाँ पे r/2 है और h बोले तो यहाँ पे CF है, बराबर। बताओ अभी, अब CF को इधर ले आओ तो cos थीटा को इधर ले आओ तो ये क्या बन जाएगा? एक बार इसको थोड़ा तरीके से लिखे। CF का मतलब होता है CF/1, है ना। r/2 से मैंने CF को डिवाइड किया, CF का मतलब होता है CF/1। इसको थोड़ा तरीके से लिखें, cos थीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा? r/2 टाइम्स CF और cos थीटा को इंटरचेंज कर लेते हैं, तो मेरे पास जो CF का वैल्यू आएगा दैट इज गोइंग टू बी r/2 cos थीटा। बेटा हमने सिर्फ ट्रांसपोज किया, CF को इस साइड भेज दिया, cos थीटा को इस साइड भेज दिया। समझ पा रहे हो? सर इस प्रकार क्यों किया? क्योंकि मैं आपको बोला था हमारे पास ज्योमेट्री में दो चीज़ मिरर का मेजर कर सकते हैं, एक है रेडियस ऑफ कर्वेचर, मिरर को देख के ही मेजर कर पाओगे, और फॉर गिवन एंगल ऑफ इंसिडेंस ये चीज़ हम मेजर कर रहे हैं, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना CF का वैल्यू थीटा पे डिपेंड कर रहा है। यही तो बात है। ये जो इंसिडेंट रे है, आप जितना दूर लेते जाओगे ना थीटा का वैल्यू उतना बढ़ता जाएगा, याद रहे इसको। मतलब ये भी एक पॉइंट है, हमारा जो कोर्स में होगा ये बोला जाएगा कि एंगल ऑफ इंसिडेंस को आपको छोटा करना पड़ेगा। क्या तरीका होता है? इंसिडेंट रे को प्रिंसिपल एक्सिस से अगर दूर भेज दोगे तो थीटा का वैल्यू बढ़ता जाएगा, रिमेंबर दिस पॉइंट। अगर इंसिडेंट रे को मैं प्रिंसिपल एक्सिस के करीब ले आऊँगा तो ये एंगल उतना छोटा होता जाएगा। हमारे कोर्स में होता है पैरेक्सियल रेस, जहाँ पे थीटा का वैल्यू बहुत ही छोटा होता है। बट अगर कोई भी सिचुएशन बोल दिया जाए, किसी भी मिरर का फोकल लेंथ आप बताओ कितना होगा फॉर ए गिवन इंसिडेंट रे, क्योंकि फोकल लेंथ इज गोइंग टू बी ए वेरिएबल क्वांटिटी, क्योंकि ये जो एफ है ना, ये एफ सिर्फ पैरेक्सियल रेस का एग्जैक्टली एफ पे आता है, r/2 पे आता है। बट फॉर एनी गिवन रेस दिस एफ इज गोइंग टू बी डिफरेंट फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ रेस, so that depends upon two quantity. What are the two quantities? अब CF का वैल्यू बताओ बेटा, हमारे पास आया CF कितना आया? r/2 cos थीटा। पहले इसको लिख लेते हैं। अगर CF का वैल्यू r/2 cos थीटा आया, ये जो वैल्यू है ना ये आया r/2 cos थीटा, और ये पूरा कितना है r, तो ये वाला हिस्से को हम लोग फोकल लेंथ बोलते हैं। तो ये PF का वैल्यू कितना आएगा? तो PF का वैल्यू इज गोइंग टू बी, पूरा बोलो बेटा, CP से आपको CF को माइनस करना पड़ेगा, इस CP से इस CF को माइनस करना पड़ेगा। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ CP? CP इज r एंड दिस इज r/2 cos थीटा। तो फिर वो फॉर्मूला क्या था जो आपने पढ़ाया था? प्रिंसिपल पैरेलल एक्सिस, पैरेक्सियल रेज कुछ बोल रहे थे, जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल था। सिचुएशन देखना बेटा, मैं आपको ये बोला हूँ, अगर मान लो इंसिडेंट रे आप ऐसे भेज रहे हो, सेंटर ऑफ कर्वेचर तो आपको फिक्स हो गया मिरर में, ये एंगल ऑब्जर्व करना, इस एंगल को थीटा नाम दिया, और इसी एंगल को यहाँ से ऑब्जर्व करना। देखो बेटा ये एंगल इतना एंगल था, ये एंगल छोटा हो गया। क्या समझे अब? जितना एंगल आप बढ़ाना चाहते हो प्रिंसिपल एक्सिस से दूर भेज दो, अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को घटाना चाहते हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के करीब लो। इन अदर वर्ड्स, those incident rays which are considered to be marginal, they make larger angles with the normal. Okay, that means their angle of incidence is going to be larger. But for those rays which are considered to be the paraxial rays, they have smaller measurement of angle of incidence. Getting my point? So for paraxial rays, we can assume that paraxial rays, जो थीटा का वैल्यू है, that tends to 0 degree, not exactly 0, but tends to 0 degree होता है। अब 0 के करीब होगा, इसका मतलब cos 0 का वैल्यू हम सब जानते हैं बेटा 1 के करीब आ जाएगा। अगर cos 0 का वैल्यू 1 के करीब आ जाएगा, बताओ इस केस में फोकल लेंथ का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा? सर r माइनस r/2 cos थीटा इज गोइंग टू बी 1, तो हमने 1 पुट कर दिया। r माइनस r/2 से वी आर गोइंग टू गेट इट एज r/2। डन। So this is the formula for focal length in terms of radius of curvature. Remember this, f is equal to r/2 is a situation when we consider theta being very small, and when it happens to be very small for the paraxial rays. Getting my point? ठीक।